हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के बाद हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। तो आप लोग क्लास को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य मगध का विशाल साम्राज्य माना जाता था, ठीक है। मगध का विशाल साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या था? मगध का विशाल साम्राज्य था। यदि हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले की थी। और जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था, कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हो गया मौर्य साम्राज्य के बारे में। यदि हम चंद्रगुप्त के गुरु की बात करें, ठीक है, गुरु की जो गुरु का नाम था, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य। और इन्हीं को क्या कहा जाता था? कौटिल्य कहा जाता था। कौटिल्य कहा जाता था और विष्णुगुप्त कहा जाता था, ठीक है। विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता था। जो यदि हम मौर्य साम्राज्य के सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, ठीक है। स्रोत की बात करें तो स्रोत हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से। और जो ये अर्थशास्त्र है ये अपने आप में एक राजनैतिक विषय है। क्या है? एक राजनैतिक विषय है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? अपने आप में एक राजनीतिक विषय है। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? तो मौर्य साम्राज्य से पहले था नंद वंश, ठीक है। कौन सा वंश था? नंद वंश था। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। कौन थे? घनानंद थे। और घनानंद की मृत्यु किसने की? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से की थी? तो अपने गुरु चाणक्य की मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसके संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था उनका नाम क्या था? कौटिल्य था। कौटिल्य को ही चाणक्य था। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा गया है। मौर्य साम्राज्य मगध का एक बड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य की स्रोत हमें मिलती है अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र अपने आप में एक राजनीतिक विषय है। मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश था। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद की मृत्यु की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी मदद से की थी? अपने गुरु चाणक्य की मदद से, ठीक है। ये हो गया मौर्य साम्राज्य। और आगे हम बात करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना यदि हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, तो जो मौर्य साम्राज्य ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उत्तराधिकारी किसको बनाया था? बनाया था बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था वो बनाया था बिंदुसार को। और बिंदुसार किसके पिता थे? अशोक के पिता थे, ठीक है। अशोक के पिता थे। और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की
जो राजधानी थी, ठीक है, कैपिटल कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में, ठीक है, पाटलिपुत्र है पटना में। और जो मौर्य साम्राज्य था इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनकी दो क्षेत्रीय राजधानी थी। दो क्षेत्रीय राजधानी थी। जो ये क्षेत्रीय राजधानी थी, एक तो थी तक्षशिला, ठीक है, कहाँ थी? तक्षशिला उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तक्षशिला कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। और दूसरा है उज्जैन, ठीक है, दूसरा क्या है? उज्जैन। उज्जैन है दक्षिण में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो दो क्षेत्रीय राजधानी थी और एक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, जो बिंदुसार था, ठीक है, कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक का नाम क्या था? सुसीम। एक का नाम था सुसीम और दूसरे का नाम क्या था? अशोक, ठीक है। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? दो थे, एक का नाम था सुसीम, दूसरे का नाम था अशोक। और जो ये सुसीम था, सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था, ठीक है, क्या था? सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। और जो अशोक था वो उज्जैन के गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर थे। जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में है, उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान में है। और जो तक्षशिला किसकी राजधानी है? तो तक्षशिला है गांधार की राजधानी, ठीक है, तक्षशिला है गांधार की राजधानी उत्तर पश्चिम में, ठीक है। जैसे ये भारत का मानचित्र है तो यहाँ पे है गांधार, तक्षशिला, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। और मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे और पटना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा जो हमने पढ़ा था तक्षशिला के बारे में। ये तक्षशिला की राजधानी है गांधार। और अशोक, जो अशोक था, इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तर पश्चिम में क्या था? उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए कंबल के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्या था? कंबल के लिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और दूसरा जो हमने पढ़ा था, जहाँ उज्जैन, उज्जैन के गवर्नर कौन थे? अशोक थे। तो यहाँ क्या मिलता था? सोना, सोना तथा मूल्यवान वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं, ठीक है। तो सोना तथा मूल्यवान वस्तुएं कहाँ मिलती थी? उज्जैन में मिलते हैं। और कंबल के लिए कौन प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम का तक्षशिला प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है, हेडिंग डालेंगे अशोक। हेडिंग क्या डालेंगे? अशोक, ठीक है। जो बिंदुसार था, बिंदुसार था अशोक के पिता। और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया अशोक को। और उत्तराधिकारी क्या होता है? जैसे अशोक जैसे उत्तराधिकारी, जैसे मतलब बिंदुसार मर गया, बिंदुसार की मृत्यु हो गई, तो बिंदुसार के बाद जो उसने अपनी संपत्ति सौंपी वो किसको सौंपी? अशोक को। तो बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? अशोक को बनाया। और अशोक मौर्य साम्राज्य का अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, ठीक है, सबसे महान शासक था। कौन? अशोक, मौर्य साम्राज्य का। अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में अभिलेख की प्रथा शुरू हुई। किसकी? अभिलेख की प्रथा। अशोक के ही काल में क्या हुआ था? अभिलेख की प्रथा शुरू हुई। और जो ये अभिलेख होती है, ये क्या होती है? जैसे चट्टानों पर, चट्टान हो गया, पत्थर हो गया और गुफाएं, ठीक है, इन पर लिखना, ठीक है। अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था? अभिलेख की प्रथा शुरू हुई थी। और जो अभिलेख होते हैं, जो अशोक के विचार थे, उसने क्या किया? किसी चट्टान पर, पत्थर पर, गुफाओं पर उन विचारों को लिख दिया था। तो इसी को कहा जाता है अभिलेख, ठीक है। और जो ये अभिलेख ही कौन सी भाषा में थी? जो लिपि थी, ठीक है, लिपि कौन सी थी? एक तो थी खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि थी।
और भाषा कौन-सी थी? भाषा थी प्राकृत भाषा, ठीक है? प्राकृत भाषा। ये हो गया अभिलेख और अभिलेख कौन-सी लिपि में लिखवाया था? खरोष्टी लिपि और दूसरा बरहा लिपि। बरहा लिपि, ठीक है? ये 2 लिपियाँ हैं और ये लिपियाँ कौन-सी भाषा में है? ये है प्राकृत भाषा में। आगे हम अशोक की बात करेंगे, तो अशोक लगभग 200 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बन गया था। मगध का शासक बन गया था। शासक बन गया था। अशोक ने लगभग 233 ईस्वी में लगभग 233 ईस्वी में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण किया और इस आक्रमण में जब इसने आक्रमण किया लड़ाई लड़ी, तो यहाँ लगभग 1 लाख लोग मारे गए और कम से कम 1.5 लाख लोग घायल कर दिए गए, ठीक है? तो ये रहा अशोक। अशोक ने क्या किया था? अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक था। अशोक के शासनकाल में ही लिपियों की प्रथा शुरू हुई और जो लिपियाँ थी, एक खरोष्टी लिपि थी, दूसरी बरहा लिपि थी और ये कौन-सी भाषा में थी? प्राकृत भाषा में। और इसने क्या किया? जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, कम से कम 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को घायल कर दिया गया था। जब इसने 200 ईस्वी में क्या किया? जब ये 200 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना, तो इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है? क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लिखेंगे मगध का शासक बनने के बाद। मगध का शासक बनने के बाद अशोक ने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है? जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और जो ये शिक्षा प्राप्त की थी, ये शिक्षा किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त से। किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त से। और उपगुप्त का अर्थ क्या होता है? उपगुप्त का अर्थ होता है जिससे मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी अशोक ने। और उपगुप्त एक भिक्षुक का नाम है। एक भिक्षुक का नाम। यदि आपसे पूछा जाएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो उपगुप्त ने दी। और उपगुप्त कौन था? एक भिक्षुक था, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे जो अशोक था, ठीक है? कौन था? जो अशोक था, तो अशोक ने पाटलिपुत्र में क्या किया था? अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ठीक है? आयोजन किया था। जो अशोक था, जब इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, तो इसने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, ठीक है? गायन किया। जो बौद्ध महासंगीति होती है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासंगीति जो बौद्ध महासंगीति होती है, इसका अर्थ होता है कि जो मतलब गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, अपने वचन दिए थे, उन्हीं का गायन करना क्या कहलाता है? महासंगीति कहा जाता है। और संगीति का अर्थ क्या होता है? गायन करना, ठीक है? उन्हीं का गायन किया और वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं
उसी को कहा जाता है बौद्ध महासंगीति, ठीक है? ये हो गया अशोक के बारे में और अशोक ने अपने काल में, ठीक है? अशोक ने अपने शासन में क्या किया था? पशु बलि पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था और अशोक ने ही 2 स्तूपों, ठीक है? 2 स्तूपों, एक तो है सांची का स्तूप और दूसरा है धम्म का स्तूप, धम्मक का स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है? अशोक ने क्या किया? एक तो पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और दूसरा 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। एक है सांची का स्तूप, एक है धम्मक का स्तूप और ये कहाँ है? सारनाथ में। धम्म स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। और आप सभी को पता होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है? अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है? ये हो गया हमारा अशोक के बारे में। और आगे नोट करके लिखिए यहाँ पे, नोट। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र अशोक के शासन में, ठीक है? ये हो गया हमारा अशोक के बारे में। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में और ये हुई थी 383 ईस्वी में, ठीक है? और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी 283 ईस्वी में, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।